हेलो गाइस, हाउ आर यू। रोशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग के सामने एक नई वीडियो लेकर आए हैं। बताना चाहते हैं पर्यावरण अध्ययन क्लास 4 एनसीईआरटी नोट्स सी टेट एग्ज़ाम पेपर 1 के लिए। वैसे भाई बंधु या बहनें जो सी टेट के एग्ज़ाम देना चाहते हैं और जो पर्यावरण अध्ययन में ईवीएस में 15 मार्क्स लाना चाहते हैं, उनके लिए इस वीडियो के माध्यम से बड़ा अपॉर्चुनिटी है। आप इस वीडियो को देख करके आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। 15 में 15 ये मेरा गारंटी है कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएंगे। 15 में 15 आपका फिक्स मार्क्स हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो हम कल पार्ट 1 वीडियो में हम चर्चा किए थे। आज पार्ट 2 के बारे में हम देखेंगे कि क्या है। हमने 7 चैप्टर तक यानी पार्ट 7 तक हम बता चुके थे। आज हम पार्ट 8 में चर्चा करेंगे, यानी चैप्टर 8 में हम देखते हैं क्या है। आपको सभी कंटेंट्स में हम बारी बारी से बात करेंगे। आगे क्या है, चलिए हम विषय पे लेके चलते हैं बिना देर किए हुए और बातें करते हैं पार्ट 8 के पहला क्वेश्चन से। तो आपको इससे पहले हम कुछ उस पार्ट के बारे में हम आपको रूबरू करा दें। तो चलिए दिखाते हैं पार्ट 8 में क्या क्या पढ़ना है, कौन से चैप्टर है, यानी कौन से पार्ट के अंतर्गत है। तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। चलिए बताते हैं आप लोग को। यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 पार्ट आज हम पढ़ाते हैं चैप्टर 8 में, नानी के घर तक ना, जो कि चैप्टर पेज 9 में, पेज नंबर जो है 9 उपलब्ध है। नवा नवा चैप्टर यहाँ पे 9 पेज में, 8 पेज में हो ना। ये 9 जो चैप्टर है वो 9 से 10 पेज के अंतर्गत है और 10वां नंबर में है। 10वां पार्ट नंबर में आपको देखने को मिलेगा हु तू। इसके बारे में मिलेगा 11 से 12 पेज में। इसके बाद है 11 फुलवारी ना, 11 9 10 11। इसके बाद 12 है। तो 12 यानी 12 में भी देखेंगे जो कि पेज नंबर 13 में दिया गया है ना। तो इस तरह से आप लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 12 कैसे कैसे बदले घर ना, कैसे कैसे बदले घर आपको 12 में दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ तक आपको, इसके बाद हम आगे बताते हैं कि क्या है। आगे चैप्टर है 13 नंबर में पहाड़ों से समुंदर तक ना, पहाड़ों से समुंदर तक, जो कि 14 पेज में है। 14 में यहाँ पे दिया हुआ है चैप्टर नंबर बसवां का खेत, जो कि 14 पेज में है। 15 नंबर में देखें तो मंडी से घर तक, जो कि 14 पेज में है। इसके बाद आपको 16 नंबर में है चैप्टर में चू चू करती आई चिड़िया, जो कि 15 से 17 पेज में है। इसके बाद है 17 नंबर नंदिता मुंबई में, जो कि 17 से 18 पेज में है। 18 नंबर में पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम, 18 से 19 पेज में है। ठीक है। इसके बाद 19 जड़ों का जाल 19 पेज में है ना। चैप्टर नंबर 19 जड़ों का जाल 19 पेज में है। तो आज हम इस वीडियो में 19 पेज तक ही आप लोग के सामने रखेंगे। इसके बाद फिर अगले वीडियो में हम देंगे। तो चलिए 19 तक हम आज बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको 8 चैप्टर से हमें आप लोग के सामने पहला क्वेश्चंस रखेंगे कि 8 चैप्टर में क्या है। 8 चैप्टर से हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए 8 चैप्टर में हम देखते हैं कि क्या है। चलिए 8 चैप्टर आपको, यानी पार्ट 8 में स्टार्ट होता है नानी के घर तक ना। पार्ट 8 में नानी के घर तक, इसके अंतर्गत क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, कितने क्वेश्चंस बनते हैं, इस पे हम चर्चा करते हैं। चलिए पहला प्रश्न पे, प्रथम प्रश्न है पहला, ट्रेन टिकट पर क्या क्या लिखा होता है। जो हम लोग ट्रेन पर जब चढ़ते हैं तो चढ़ने से पहले क्या करते हैं, टिकट कटाते हैं, टिकट बुक कराते हैं। तो उस पर क्या क्या लिखा होता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ट्रेन के टिकट पर क्या क्या लिखा होता है, तो उत्तर हो जाएगा शुरू होने की तारीख, उस पर लिखा होता है कि कब हम टिकट कटाए। इसके बाद
इसमें बर्थ एवं डिब्बे का नंबर होता है। जिस डिब्बे में चढ़ना होगा उस डिब्बे का बर्थ या डिब्बे का नंबर होता है। फिर उस पर किराया लिखा होता है। इसके बाद दूरी किलोमीटर में होते हैं, यानी जहाँ से आप चढ़ रहे हैं ट्रेन पे और कहाँ उतरना है उस जगह तक दोनों के बीच की दूरी आपको लिखा होता है। इसके बाद आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न में क्या है। प्रश्न संख्या 2 में है फेरी क्या है ना, तो उत्तर हो जाएगा एक प्रकार के नाव है जो केरल में प्रयोग होती है। कहाँ होता है? केरल में प्रयोग होता है। फेरी क्या है? तो एक प्रकार के नाव है जो केरल में प्रयोग होती है। अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट देखेंगे 9 में क्या है आपका 8 पार्ट समाप्त होता है। इसमें कुछ खास ज़्यादा नहीं था, जो भी परफेक्ट क्वेश्चन थे आप लोग के सामने हम रखने का काम किए। इसके बाद अगला है पार्ट 9, इसमें बदलते परिवार, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं आप लोग के सामने कि क्या है बदलते परिवार पार्ट 9 में। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। रंगारेड्डी जिले की सुशीला की शादी 18 साल की आयु से पहले ही कर दिया ना। रंगारेड्डी जिले की सुशीला की शादी 18 साल की आयु से पहले ही कर दिया, लेकिन उसने फिर से स्कूल जाना शुरू किया। सुशीला को आगे पढ़ने के लिए पंचायत की तरफ से भी मदद मिली। पंचायत का कहना था कि बच्चे के लिए खेलना ना। पंचायत का कहना था कि आपको पूरा वीडियो नहीं दिखाई दे रहा था, चलिए आपको अब अच्छे से दिखाई दे रहा है। चलेंगे एक बार फिर से हम आपको बताते हैं क्या है। रंगारेड्डी जिले की सुशीला की शादी 18 साल की आयु से पहले ही कर दिया, लेकिन उसने फिर से स्कूल जाना शुरू किया। सुशीला को आगे पढ़ने के लिए पंचायत की तरफ से भी मदद मिली। पंचायत का कहना था कि बच्चे के लिए खेलना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बच्चे के लिए क्या? खेलना और पढ़ना दोनों ज़रूरी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे पढ़ना और खेलना दोनों ज़रूरी होते हैं बच्चे के लिए। तो आपको ये 9 पार्ट, इसके बाद अगला क्वेश्चंस देखते क्या हैं आपका 9 पेज यहाँ पे ख़त्म हुआ। अगला 10वां पेज नंबर में देखते हैं कि क्या है पार्ट 9 के अंतर्गत बदलते परिवार में। चलिए यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स आपको हम बताते हैं कि इस पॉइंट्स के अंतर्गत क्या है। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह विशेष इस कैंप द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। आंध्र प्रदेश में लोग का एक समूह है। कहाँ के? आंध्र प्रदेश में एक लोग का समूह है। विशेष रूप से इस कैंप द्वारा कम उम्र के शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट है बाल विवाह कानून, जो यह बताता है कि लड़की की शादी की आयु कम से कम 18 और लड़का के लिए 21 वर्ष होना चाहिए। बाल नहीं तो अगर इसके अंडर एज में करते हैं तो एक कानूनी अपराध माना जाता है। लड़की के लिए याद रखना, लड़की के लिए 18 वर्ष और लड़का के लिए 21 वर्ष शादी करने के योग्य माना जाता है कानूनी रूप से। तो इतना होना चाहिए। आगे चलते हैं क्या है प्रश्न संख्या पहला में, इसके अंतर्गत क्या बनता है। प्रश्न पहला में देखेंगे निम्मी के परिवार में नई बच्ची के जन्म होने से बदलाव आए थे। निम्मी के परिवार में क्या हुआ था? तो नई बच्ची के जन्म होने से बदलाव आए थे। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 2 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 शेरिंग के परिवार में यानी उत्तर होगा शेरिंग के परिवार में उसके बाबा के नए शहर में बदली हो जाने से बदलाव आए। यानी किसी तरह से बदलाव की बात कह रहे हैं ना। यानी निम्मी और शेरिंग एक परिवार के ही कुछ सदस्य हैं, तो वही पूछा जा रहा है कि निम्मी के परिवार में बदलाव कब हुआ? जब उसके घर में नए बच्चे का जन्म हुआ। और शेरिंग के परिवार में बदलाव क्यों हुआ? क्योंकि उनके बाबा के नए शहर में बदली हो, क्योंकि वे जॉब करते थे तो उनका एक नए शहर में बदलाव हुआ। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 में। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे नाजली के परिवार में
नाजली के परिवार में उनके चचेरे भाई की शादी होने से नई दुल्हन आई, तो इससे बदलाव हुआ। ठीक है, नाजली के परिवार में उसके चचेरे भाई की शादी होने से नई दुल्हन आई, इससे भी क्या हुआ, कुछ बदलते हुए दिखाई दे रहा था घर परिवार जो था। इसके बाद आपको प्रश्न संख्या 4 में देखने को मिलता है। प्रश्न संख्या आप 4 देखेंगे, 4 नंबर, क्या परिवारों में बदलाव कुछ और कारणों से हो सकते हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। क्या है, क्या परिवारों में बदलाव कुछ और कारणों से हो सकते हैं, तो जिनमें से कुछ निम्नलिखित है। तो पहला आप पॉइंट में देखेंगे, परिवार में किसी सदस्य के अच्छे नौकरी लगने से क्या होगा, कुछ परिवर्तन आएगा, कुछ बदलाव आता है ना। इसके बाद परिवार के किसी सदस्य के अच्छे स्कूल में एडमिशन होने से, और अगला पॉइंट है नए सामान खरीदे जाने से। तो इस तरह से आपको घर परिवार में जो नए चीज़ का आगमन होता है उससे क्या होता है, घर में बदलाव होते हैं। आगे चलते हैं, 11 पेज नंबर में क्या है आपका, इसमें यहीं तक इसमें खत्म हुआ। 11 पेज नंबर देखते हैं। चलिए पार्ट 10 में क्या है, हु तू ना। इसके अंतर्गत क्या प्रश्न बनते हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 1 में, प्रश्न 1 में देखते हैं, कबड्डी को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो उत्तर होगा चेडू गुडू, हु तू, हा डूडू, छू किट किट, कबड्डी। ये सब जो है क्या है, कबड्डी के नामों से जाने जाते हैं। तो यही यहाँ पे आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभार। तो प्रश्न संख्या 1 में कबड्डी को और किन किन नामों से जाना जाता है, तो यहाँ पे आपको चेडू गुडू, हुतू तू, हा डूडू, छो किट किट, कबड्डी, ये नामों से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 2 में देखते हैं, कर्नम मल्लेश्वरी कहाँ रहती है। तो आंध्र प्रदेश में। एक क्वेश्चंस बहुत वीवीआई क्वेश्चंस हैं क्योंकि ये सब पूछा हुआ क्वेश्चंस है। प्रश्न संख्या 2 में कर्नम मल्लेश्वरी कहाँ रहती है, तो उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 में देखेंगे, प्रश्न संख्या 3 में कर्नम मल्लेश्वरी क्या करती हैं, तो भार उठाती हैं, यानी वेट लिफ्टर हैं, भार उठाने का काम करती हैं कर्नम मल्लेश्वरी। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, अगले दिसंबर सीटेट में पूछा गया था ये क्वेश्चंस। आगे देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 4 है, इनके पिता क्या करते हैं, यानी कर्नम मल्लेश्वरी के पिता क्या करते हैं, तो वो हवलदार हैं, उत्तर हो जाएगा हवलदार हैं। प्रश्न संख्या 5 में देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 5 में कर्नम मल्लेश्वरी ने वेट उठाना कब से शुरू किया था, तो उत्तर हो जाएगा 12 वर्ष की आयु में कर्नम मल्लेश्वरी ने वेट उठाना शुरू किया था। अगला देखेंगे, प्रश्न संख्या 6 में कर्नम मल्लेश्वरी कितना वजन उठा सकती हैं, तो उत्तर हो जाएगा 130 किलोग्राम। एक बार में कर्नम मल्लेश्वरी जो हैं वो 130 किलोग्राम के वजन उठा लेती हैं। अगला देखेंगे प्रश्न संख्या 7 में क्या है। प्रश्न संख्या 7 में देखेंगे, कर्नम मल्लेश्वरी कितने अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीती हैं, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 29 मेडल इन्होंने जीतने का काम किया है। इसके बाद कुछ नोट में आपको हम बताते हैं क्या है। कर्नम मल्लेश्वरी के 4 बहनें भी वेट उठाने का अभ्यास करती हैं ना। कर्नम मल्लेश्वरी तो वेट उठाने का काम करती ही हैं, मगर कर्नम मल्लेश्वरी के और 4 बहनें हैं वो भी वेट उठाने का अभ्यास करती रहती हैं या अभी करते हैं। इसलिए आगे क्वेश्चंस में देखते हैं आगे क्या है। अगला क्वेश्चंस 11 यानी पेज नंबर 12 में हम देखते हैं कि क्या है। पेज नंबर 12 में देखेंगे, प्रश्न 8 में देखेंगे 8, ज्वाला लीला और हीरा कहाँ रहती है, तो मुंबई में ना। ज्वाला लीला हीरा कहाँ रहती है, मुंबई में रहती है। प्रश्न संख्या 9 में देखेंगे, ये तीनों क्या खेलती हैं, तो कबड्डी खेलने का काम करती है। ज्वाला लीला हीरा क्या खेलती हैं, तो कबड्डी खेलती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, कुछ नोट में है, हीरा कबड्डी को कोच भी कहते हैं, हीरा कबड्डी की कोच भी बने। हीरा जो इसमें ज्वाला लीला हीरा, ये तीनों में से हीरा जो है एक बार कबड्डी की कोच भी बनी।
अगला पार्ट देखते हैं, पार्ट 11 में क्या है। पार्ट 11 के बारे में हम चर्चा करते हैं। पार्ट 11 फुलवारी ना, क्या है, फुलवारी। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड के चमोली जिला में। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 में मधुबनी क्या है, तो उत्तर हो जाएगा एक चित्रकला यानी पेंटिंग है। अगला देखेंगे प्रश्न संख्या 3 में। प्रश्न संख्या 3, मधुबनी जिला को मधुबनी क्यों कहा जाता है, तो उत्तर हो जाएगा बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है, उसी के नाम पर इसे मधुबनी पेंटिंग कहते हैं। अगला प्रश्न चौथा नंबर में देखेंगे क्या है। अगला प्रश्न चौथा नंबर है, मधुबनी पेंटिंग किससे बनती है, तो उत्तर होगा चावल के पाउडर में रंग मिलाकर के मधुबनी पेंटिंग किससे बनती है, तो चावल के पाउडर में रंग मिला देते हैं, उसी के माध्यम से पेंटिंग किया जाता है। अगला बताते हैं क्या है। 13 नंबर चैप्टर यहाँ पे 12 खत्म होता है। 13 नंबर पेज में आपको ले चलते हैं और पार्ट 11 के कुछ और क्वेश्चंस 5 में बताते हैं क्या है। अगला 4 हो चुका, 5 में चलते हैं। प्रश्न 5 में क्या है, मधुबनी पेंटिंग में क्या क्या दर्शाया गया है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा मनुष्य, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछली और कई अन्य जानवर भी उनमें दर्शाया गया है मधुबनी पेंटिंग में ना। मधुबनी पेंटिंग में क्या दर्शाया गया है, मनुष्य, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछली और कई अन्य जानवर। कुछ यहाँ पे नोट में हम बताना चाहते हैं कि नोट में क्या है, इनमें नील, हल्दी, फूलों, पेड़ों के रंग आदि का उपयोग किया जाता है। नील, हल्दी, फूलों, पेड़ों के रंग आदि का उपयोग किया जाता है। पार्ट 12 में देखेंगे। पार्ट 12 में क्या है, कैसे कैसे बदले घर ना, कैसे कैसे बदले घर। इसका प्रश्न 1 में हो जाएगा, गाजी खान अब कहाँ पर स्थित है। गाजी खान अब कहाँ पर स्थित है, तो उत्तर हो जाएगा अब यह जगह पाकिस्तान में है। कहाँ है, पाकिस्तान में अब यह जगह है। गाजी खान अब कहाँ पर स्थित है, अब यह पाकिस्तान में है। प्रश्न संख्या 2 में देखेंगे, पहले लोग कच्चे घरों में दीवारों व फर्श पर गोबर व मिट्टी का लेप क्यों करते थे, तो उत्तर हो जाएगा क्योंकि गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है, इस वजह से गोबर और मिट्टी मिला करके घरों की लिपाई पोताई की जाती थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 3, लकड़ी की छत में दीमक से बचाने के लिए क्या करते हैं। लकड़ी की छत में दीमक से बचाने के लिए क्या करते हैं, तो उत्तर हो जाएगा इनमें नीम और कीकर की लकड़ियां बिछाते हैं ताकि लकड़ी के छत में दीमक न लगे। क्या करते हैं, उसमें नीम और कीकर की लकड़ियां बिछाने का काम करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, आपको 12-13 पेज खत्म हो चुका। अब 15 में चलते हैं, 12-13, इसके बाद 14 में ना, यानी 13-14 में चलेंगे। ठीक है, 14 में क्या है, यहाँ पार्ट 13 में देखेंगे। आपको 12 पार्ट खत्म हो चुका, आप 13 के अंतर्गत देखेंगे क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। पहाड़ों से समुंदर तक, इसमें प्रथम प्रश्न बनता है, नदी का पानी गंदा कैसे होता है, तो उत्तर हो जाएगा कपड़े धोने से, जानवरों को नहलाने से और बर्तन धोने से नदी का पानी गंदा हो जाता है। प्रश्न संख्या 2 में देखेंगे क्या है। प्रश्न संख्या 2, पानी साफ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो उत्तर हो जाएगा पानी को उबालना। अगर पानी को आप उबाल करके पीते हैं तो पानी स्वच्छ हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर पानी खराब हो तो आप उबाल करके उसे पी सकते हैं, छान करके उबाल करके आप उसको पी सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, पार्ट 14 देखते हैं क्या है। पार्ट 14 में बसवा का खेत ना, क्या है, बसवा का खेत। प्रश्न संख्या 1 में इसके अंतर्गत क्या क्वेश्चंस बनेंगे, इसमें अंतर्गत 2 क्वेश्चंस बन रहे हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। क्या है, इसके अंतर्गत
प्रश्न 1 में बेलवनिका गांव कहाँ स्थित है, तो उत्तर हो जाएगा कर्नाटक में। बेलवनिका गांव कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक में उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न 2 में क्या है, कुछ पौधे बिना बोए अपने आप ही उग आते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे उत्तर हो जाएगा खरपतवार या झाड़ी कहते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बिना बोए अपने आप उग आते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, खरपतवार या झाड़ी के नाम से हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला पार्ट क्या है आपका, पार्ट 14 समाप्त होता है। अगला पार्ट 15 यानी 14-15 मंडी से घर तक, 15 पार्ट में मंडी से घर तक। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न बनता है, सब्जियों पर पानी क्यों छिड़कते रहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा जिसमें कि वे सूख न जाए। सब्जियों पर पानी क्यों छिड़कते हैं, क्योंकि उस सब्जी जो रखा होता है वो सूख न जाए, ज़्यादातर गर्मी में छिड़कते हैं लोग ना। सब्जी पर पानी क्यों छिड़कने का काम करते हैं, जिससे कि वे सूख न जाए, ज़्यादातर गर्मी में छिड़का जाता है। प्रश्न संख्या 2 में आप देखेंगे क्या है, बाबूजी और भैया रात को कितने बजे सब्जी बेचकर घर आते हैं, तो उत्तर हो जाएगा 11 से 11:30 बजे तक ना। क्या है, 11 से 11:30 बजे तक। और अगला आपको पेज में ले चलते हैं, ये आपका 14 नंबर खत्म होता है पेज, इसके बाद 15 स्टार्ट होता है। पार्ट 16 में देखेंगे, चूचू करती आई चिड़िया। प्रश्न पहला इसमें बनता है, गीजू भाई बड़े का कहाँ रहते थे। पार्ट 16 के अंतर्गत चूचू करती आई चिड़िया, इसके अंतर्गत क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न पहला, गीजू भाई बड़े का कहाँ रहते थे, तो गुजरात में। इसके अंतर्गत नोट में गीजू भाई बड़े का बच्चे के लिए कई कहानियां लिखी ना। ये पूछा जाता है आप लोग को कि गीजू भाई बड़ेका ने क्या किया, तो कहानियां लिखने का काम किए थे। इसके बारे में आपको चर्चा किया जाएगा, जो ऑप्शन में होते हैं, कौन सत्य और असत्य होते हैं उसमें आपको पूछ दिया जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में, इंडियन रोबिन जिसको किलचड़ी कहते हैं ना, इंडियन रोबिन किलचड़ी पक्षी अपने अंडे कहाँ देती हैं, तो उत्तर हो जाएगा सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में। सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में इंडियन रोबिन किलचड़ी पक्षी, रोबिन इंडियन रोबिन भी कहते हैं या किलचड़ी भी पक्षी उसको कहते हैं, अपने अंडे कहाँ देता है, तो उत्तर हो जाएगा सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में, कोयल अंडे कहाँ देती है, तो उत्तर हो जाएगा कौवे के घोंसले में। कोयल अंडे कहाँ देती हैं, तो कौवे के घोंसले में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में, पक्षी घोंसला क्यों बनाती हैं, पक्षी घोंसला क्यों बनाती हैं, तो उत्तर हो जाएगा अंडे देने के लिए। पक्षी घोंसला क्यों बनाती हैं, अंडे देने के लिए। आगे देखेंगे नोट में कुछ, जब अंडे फूट जाते हैं, पक्षी घोंसला क्यों बनाती हैं, अंडे देने के लिए। नोट में है, जब अंडे फूट जाते हैं और बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वे घोंसला को छोड़ देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 में क्या है, कौन सा पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच ना, कौन सा पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेढ़ में घोंसला बनाती हैं, तो उत्तर हो जाएगा फाख्ता। क्या है, फाख्ता। कौन सा पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच, कौन सा पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच में मेहंदी की मेढ़ में घोंसला बनाती हैं, तो वो फाख्ता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 में क्या है, प्रश्न संख्या 6 में देखेंगे, गौरैया घोंसला कहाँ बनाती है, तो उत्तर हो जाएगा अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, घर के दीवार के आले में। एक गौरैया घोंसला बनाने का काम करती है अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, घर की दीवार के आले में, यानी आड़ में जिसको हम कहते हैं ना, घर के दीवार के आड़ में वो सब बनाने का काम करते हैं गौरैया पक्षी। आपको कमेंट में बताना है बिहार का राजकीय पक्षी क्या है, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और बताएंगे।
प्रश्न संख्या 7 देखते हैं, कबूतर घोंसला कहाँ बनाते हैं? तो उत्तर हो जाएगा पुराने मकान और खंडहरों में। कबूतर घोंसला कहाँ बनाते हैं? उत्तर पुराने मकान और खंडहरों में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8 में, बसंत गौरी गर्मियों में कैसी आवाज निकालते रहते हैं? बसंत गौरी 8वां प्रश्न में है, बसंत गौरी गर्मियों में कैसी आवाज निकालते रहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा टुक टुक का, टुक टुक का आवाज निकालते रहते हैं। प्रश्न संख्या 9 में देखेंगे क्या है। प्रश्न संख्या 9 में, बसंत गौरी अंडे कहाँ देती है? तो उत्तर हो जाएगा पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर। एक बसंत गौरी पक्षी है जो अंडे पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसी में अंडे देने का काम करती हैं। प्रश्न संख्या 10 में देखेंगे, कौन सी चिड़िया यानी पक्षी पत्तों की चोंच से सीकर उनके बीच घोंसला बनाती हैं? कौन सी चिड़िया, पक्षी जो है, कौन सी चिड़िया यानी पक्षी पत्तों की चोंच से सीकर उनके बीच घोंसला बनाती हैं? तो उत्तर हो जाएगा दार्जिन चिड़िया। क्या है? दार्जिन चिड़िया, जिसको आपको याद कैसे रहेगा, सीने का काम कौन करता है? दर्जी। तो दर्जी यानी दार्जिन चिड़िया जो है अपने पत्तों को सी करके चोंच से और क्या करते हैं, घोंसला बनाने का काम करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे 11 यानी 11 नंबर, डाली पर लटका हुआ घोंसला कौन सी पक्षी बनाता है? तो उत्तर होगा शक्कर खेरा। डाली पर लटकता हुआ, नीचे जैसे मधुमक्खी अपना मधुमक्खी जो है अपना छाता नीचे की ओर लटका करके लगाता है, उसी प्रकार से शक्कर खेरा एक पक्षी है जो डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाने का काम करती है, शक्कर खेरा। इसके अंतर्गत नोट में हम कुछ बता देते हैं आप लोग को। सभी नरवीवर अपने अपने, शक्कर खेरा के बारे में, सभी नरवीवर अपने अपने घोंसले बनाते हैं और मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती हैं। उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देने का काम करती है। यानी शक्कर खेरा जो है, शक्कर खेरा में सभी नरवीवर जो होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने अपने घोंसले बनाने का काम करते हैं, और मादा वीवर जो होते हैं वो बैठ करके उस घोंसले को देखती हैं। उनमें से जो अच्छा उनको सबसे लगता है उसी में वे बैठ करके अंडे देती हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन क्या है, प्रश्न संख्या 12 में यानी 12, मौका देखते ही अंडे को कौन चुरा लेते हैं? तो उत्तर हो जाएगा कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे। जब ये लोग अंडे देते हैं और देने के बाद अंडे को चुराने का काम कौन करते हैं? उत्तर हो जाएगा कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे, ये सब अंडे को चुरा लेते हैं। अगला देखेंगे 13 नंबर में, प्रश्न संख्या 13, बिल्ली के दांत कैसे होते हैं? तो उत्तर हो जाएगा बिल्ली के दांत कैसे होते हैं? उत्तर नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने और काटने के काम में आते हैं। बिल्ली के दांत कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने और काटने के काम में आते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, आपको 17 पेज में लेकर के चलते हैं और कुछ 17 पेज में और आपको ये 16 पार्ट समाप्त होता है और कुछ नोट हम बताते हैं उसके बारे में। इसके बारे में हम बताने के बाद पार्ट 17 स्टार्ट करेंगे। नोट इसमें कुछ बताते हैं, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, दांते से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं। अब यहाँ पे बात होता है कि गिलहरी जिसको किसको कहते हैं, जिसको देहात में हम रुखी के नाम से भी जानते हैं। गिलहरी के दांत जो होते हैं वो हमेशा बढ़ते रहते हैं, इस वजह से किसी भी सामान को क्या करते हैं, कुतरने का काम करते हैं और काटने का काम करते हैं, कुतरने या काटने का काम करते हैं।
जो दांत क्या होता है उससे घिसता है और दांत बढ़ता नहीं है, इस वजह से वो लोग काटते कुतरते रहते हैं। अगला देखेंगे पार्ट 17 में क्या है, नंदिता मुंबई में। इसके अंतर्गत क्या क्वेश्चंस बनते हैं इस पे हम चर्चा करते हैं। इसके अंतर्गत प्रथम प्रश्न है पहला, नंदिता को गांव से मां को मुंबई क्यों लाना पड़ा? तो उत्तर हो जाएगा मुंबई इलाज कराने के लिए लाना पड़ा। नंदिता को गांव से मां को मुंबई क्यों लाना पड़ा? तो मुंबई इलाज कराने के लिए लाना पड़ा। प्रश्न संख्या 2 में देखेंगे, मामा की बस्ती के टॉयलेट में जाने पर नंदिता को पहले मितली आती थी, क्यों? ना, मामा की बस्ती के टॉयलेट इतने गंदे थे कि मितली यानी वो गई तो वहाँ उसको, जैसे मितली के मतलब मिर्गी आना, यानी बदबू से वो वहाँ रह नहीं सका, इसलिए उसको मितली आती थी। ठीक है, तो टॉयलेट को बहुत गंदा या बदबूदार था, इस वजह से उसको मितली आती थी। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 3 में क्या है। प्रश्न संख्या 3 में, नंदिता को अपने और मामा के घर में क्या अंतर लगा? नंदिता को अपने और मामा के घर में क्या अंतर लगा? तो उत्तर हो जाएगा नंदिता के घर में एक अलग आंगन, रसोई घर तथा बाथरूम था। नंदिता को अपने और मामा के घर में क्या अंतर लगा? तो उत्तर होगा नंदिता के घर में एक अलग आंगन, रसोई घर तथा बाथरूम था, लेकिन मामा के घर में एक ही कमरे में सभी लोग सोते थे, उसी कमरे में खाना बनाया जाता था तथा स्नान भी किया जाता था। यही दोनों अंतर था। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 4 में क्या है। प्रश्न 4 में देखते हैं, बस्ती के नल से पानी भरने और गांव में पानी भरने में नंदिता को क्या अंतर लगा? बस्ती के नल से पानी भरने और गांव में पानी भरने में नंदिता को क्या अंतर लगा ना? बस्ती के नल से पानी भरने क्या है, बस्ती के नल से पानी भरने और गांव में पानी भरने में नंदिता को क्या अंतर लगा? आप उत्तर देखेंगे क्या होगा। बस्ती ने नल में सुबह 4 बजे से ही पानी भरने के लिए लाइन लगना पड़ता था, वहां पानी लेने के लिए झगड़े होते थे। नंदिता के गांव में तालाब से पानी लिया जाता था, जहां कोई झगड़े नहीं होते थे। अब यही अंतर है, जहाँ पे तालाब है वहाँ पे पानी जो है हर कोई आसानी से निकाल लेता है। आप लोग देखेंगे शहर के इलाके में अधिकतर क्या होता है, पानी लेने के लिए एक बहुत बड़ा कतार लगा हुआ होता है और सब अपने बारी बारी का इंतज़ार करते हैं और तब पानी भर करके वो अपने घर ले जाते हैं। आगे पार्ट देखते हैं, अगला पेज नंबर क्या है, 18 पेज नंबर में चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 में, मामा को अपना घर क्यों बदलना पड़ रहा है? 5वां प्रश्न, मामा को अपना घर क्यों बदलना पड़ रहा है? तो उत्तर हो जाएगा क्योंकि उन्हें बस्ती खाली कराने का नोटिस दिया गया है, बस्ती वाली जगह पर होटल बनेगा, इस वजह से मामा के घर को बदलना पड़ रहा है। आगे प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 6 में। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे, क्या तुम्हारे परिवार के लोगों को काम के लिए दूर जाना पड़ता है? वे कहाँ जाते हैं? वे कितनी दूर जाते हैं? इसमें उत्तर होगा मेरे पिताजी के काम के लिए दूर जाते हैं। मेरे पिताजी काम के लिए दूर जाते हैं, वे अपने ऑफिस जाते हैं। उनका ऑफिस मेरे घर से 10 किलोमीटर की दूर पर है ना। करने के लिए मेरे पिताजी काम करने के लिए दूर जाते हैं, वे अपने ऑफिस जाते हैं, उनका ऑफिस मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर है। ठीक है, अगला पार्ट देखेंगे, पार्ट 18 में क्या है। पार्ट 18 में देखेंगे, पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। प्रश्न संख्या 1 में
नलमंडा कहाँ पर है? तो उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। दूसरा प्रश्न देखेंगे, होलगुंडी कहाँ पर है? तो कर्नाटक में। होलगुंडी कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है होलगुंडी। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे, होलगुंडी में बच्चे की पंचायत को क्या कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा भीमा संघ कहते हैं। होलगुंडी में बच्चे की पंचायत को क्या कहा जाता है? भीमा संघ। चौथा प्रश्न देखेंगे, पानी की टंकी को साफ करने का कदम किसने उठाया? तो उत्तर हो जाएगा भीम संघ के बच्चों ने ना। पानी की टंकी को साफ करने का कदम किसने उठाया? तो भीम संघ के बच्चों ने उठाने का काम किया। अगला प्रश्न देखेंगे पेज नंबर 19 में। पेज नंबर 19 देखेंगे, प्रश्न संख्या 5 में, नलमंडा आंध्र प्रदेश के लोग पानी के बदले में क्या पी रहे थे? तो उत्तर हो जाएगा कोल्ड ड्रिंक। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 6, वाटर पार्क कहाँ था? तो उत्तर हो जाएगा बाजार गांव महाराष्ट्र में। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे क्या है, यानी 7 नंबर, गंदे पानी पीने से क्या होता है? उत्तर हो जाएगा दस्त होता है, उल्टी होता है, पेशाब में पीलापन होता है, पेट दर्द करता है, बुखार, शरीर में पीलापन और हैजा गंदे पानी के कारण ये सब होते हैं। तो आप लोग को अच्छा वीडियो लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो आप लोग एक बार शेयर करेंगे और कमेंट में ज़रूर आंसर करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या है पार्ट नंबर 19 में देखते हैं। पार्ट नंबर 19 कहता है जड़ों का जाल। प्रश्न संख्या पहला इसके अंतर्गत, पार्ट 19 में जड़ों के जाल के अंतर्गत क्या प्रश्न बनते हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं ना। प्रश्न पहला, बरगद की लटकती हुई शाखाएं क्या है? वो जड़ें हैं। बरगद की लटकती हुई शाखाएं को जड़ें भी हम कहते हैं ना। बरगद की लटकती हुई शाखाएं को जड़ें के नाम से जानते हैं, जड़ें उसको कहते हैं। नहीं देखे हैं बरगद यानी किसको? बर देखे होंगे, बर के पेड़, तो उससे क्या होता है, बड़े बड़े टहनियों से नीचे जो है जड़ के रूप में लटकने का काम करता है और जमीन के वो अंदर भी चला जाता है। तो इससे भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके बनते हैं, ये भी क्वेश्चंस पूछा गया है कई बार। तो बरगद की लटकती हुई शाखाएं क्या होता है? जड़ें होते हैं। जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं जिससे उसके बरगद के टहनियों में क्या होता है, एक जड़ के रूप में नीचे लटकता हुआ दिखाई देता है और वो जमीन में चला जाता है एक जड़ के रूप में। प्रश्न संख्या 2, रेगिस्तानी ओक पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में। नोट, इस पेड़ की जड़ें पेड़ की लंबाई की 30 गुना गहराई तक जमीन में जाती है जब तक कि वे पानी तक न पहुंच जाए। यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। यहाँ के लोग तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं, ठीक है। इस पेड़ की जड़ें पेड़ की लंबाई की 30 गुना गहराई तक जमीन में जाती है जब तक कि वे पानी तक न पहुंच जाए। यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। यहाँ के लोग तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकालते हैं और पीने का काम करते हैं। तो चलिए गाइस, आप लोग आज का इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे और बात करेंगे कि अगला में क्या है। तो आज का इतना ही, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे आप लोग के सामने पार्ट 3 वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्तों को भी बताएं, और इसके अंतर्गत जितने भी पर्यावरण हैं वो इस वीडियो के माध्यम से देखें और दूसरे को भी भेजने का काम करें। तो चलिए आज का इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।